Hello students, welcome you all back to my channel. Today I will be teaching you the lesson number 5 Indigo from your book Flamingo, that is your NCERT textbook. But before I proceed, I want to ask you how all of you are, and I hope that you would be taking all preventive measures in COVID-19 and I'm sure you would be hale and hearty. तो उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग सभी जो हैं क्लासेस ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं एंड यू डूइंग वेल। ऑलराइट, so let's begin with the lesson number 5 from your book Flamingo, and I have sent you the PDF also. It is a very long lesson in your book. इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, I'll give you a brief introduction. Now this lesson number 5 Flamingo is an excerpt. ये भी एक छोटा सा पार्ट है जो कि एक बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी में से लिया गया है. Now this book was written by Louis Fisher. लुइस फिशर का जो ईरा है दैट इज़ 1896 टू 1970 के बीच में उनकी राइटिंग्स जो थी उन्होंने की. और ये जो बुक थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इट वाज टर्म्ड एज द बेस्ट बुक एवर रिटन बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट. ठीक है, तो इस बुक में से ये एक छोटा सा पोर्शन लिया गया है, दैट इज़ द लेसन इंडिगो. अब इंडिगो होता क्या है? इंडिगो, अब जैसा कि इसमें लिखा है कि लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के जीवन के बारे में ये जो है ये लेसन है. इसमें इंडिगो मतलब नील, राइट. तो नील या नीला रंग, तो इसमें इंडिगो जो है वो नील की खेती के बारे में है. नाउ देयर वाज अ बैड प्रैक्टिस इन चंपारण, बिहार में चंपारण नाम की एक जगह है जहाँ पर एक प्रैक्टिस चलती थी शेयर क्रॉपिंग की. नाउ बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स, जो अंग्रेज़ थे उस समय, उन्होंने एक बहुत पहले एक अग्रीमेंट बनाया था और कई साल से वो किसानों को टॉर्चर कर रहे थे उस अग्रीमेंट के बेसिस पे. वो क्या था कि जो किसान हैं, जो पेजेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो अपनी ही लैंड पे, अपनी ही एग्रीकल्चर स्टेट पे, कृषि लायक भूमि पे इंडिगो की कृषि करेंगे, इंडिगो की खेती करेंगे और उसका 3/20 या फिर 15% शेयर जो है वो ब्रिटिशर्स को एज टैक्स, ओके, एज अ रेंट देंगे. तो दिस एग्रीमेंट वाज डन. अब इसकी वजह से बेचारे किसान जो थे, देखिए किसान आपको पता है वैसे भी उनको जो वो प्रोड्यूस करते हैं उनको जो रेट मिलता है उससे जो यूज़र तक आता है, मतलब आप तक और जो मुझ तक रेट आता है दालों का, आटा का या कोई और चीज़ प्रोड्यूस का, वो बहुत फ़र्क होता है. किसानों को बहुत कम अमाउंट मिलता है पर क्विंटल, और जो हम हैं हम काफ़ी हाई अमाउंट दे रहे होते हैं, हाफ़ kg 1 kg का, राइट. तो किसान बेचारे पहले ही गरीब थे और उनकी हालत बहुत दयनीय, वेरी पैथेटिक कंडीशन देवर इन, उनकी काफ़ी ख़राब हालात थे. तो वहाँ से एक किसान थे राजकुमार शुक्ला. अब ये जो राजकुमार शुक्ला थे ये गांधी जी से मिलने आए. 1917 से ये लेसन स्टार्ट होता है, मतलब बुक में तो सारा इवेंट है गांधी जी के जीवन का, तो ये लेसन उन्होंने वहाँ से लिया है जहाँ से 1917 के इवेंट स्टार्ट होते हैं. तो 1916-1917 की बात वो बताते हैं कि गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक मीटिंग अटेंड करने गए थे 1916 में, और वो एनुअल कन्वेंशन थी, दैट वाज अ मीटिंग जिसके अंदर की 2301 डेलीगेट्स आए थे. 2301 लोग उस मीटिंग को अटेंड करने आए थे. ऑलराइट, तो उस मीटिंग के अंदर ये जो किसान थे राजकुमार शुक्ला नाम का एक किसान था जो कि गांधी जी से मिलने आया, और उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप मेरे साथ चंपारण चलिए और वहाँ देखिए कि किस तरह से ये जो शेयर क्रॉपिंग है इंडिगो की, नील की खेती, इससे किसानों को कितनी परेशानी है, और किसान जो हैं दे आर इन अ वेरी बैड स्टेट, दे आर इन अ वेरी पैथेटिक एंड टॉर्चर्ड स्टेट. तो गांधी जी ने तब तक इसका नाम भी नहीं सुना था, चंपारण नाम की जगह का उन्होंने कुछ सुना ही नहीं था, और ना ही उनको इस प्रैक्टिस के बारे में कुछ भी पता था. तो पहले तो गांधी जी ने इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं किया, और ना उन्होंने कोशिश की जानने की. जब उनको और पता चला तो गांधी जी काफ़ी बिजी थे उस समय, क्योंकि उन्हें कई जगहों के दौरे करने थे, विजिट्स करनी थी. अच्छा, इस पे बच्चों एक क्वेश्चन बनता होता है कि वेयर ऑल डिड ही गो, गांधी जी ने कहाँ विजिट की बिफोर गोइंग टू चंपारण. तो इसमें है सबसे पहले वो लखनऊ गए, फिर कानपुर गए, देन ही वेंट टू अहमदाबाद, कैलकटा, देन पटना, देन मुजफ्फरपुर, एंड लास्ट वॉज चंपारण. ठीक है, तो अब इन सब जगहों पे गांधी जी को विज़िट करना था, उनका दौरा था. तो ही वॉज़ नॉट एबल टू गिव टाइम टू राजकुमार शुक्ला, वो उनके लिए समय नहीं निकाल पाए. तो शुक्ला जी का वर्णन करते हुए वो बताते हैं कि ही वॉज़ पुअर
एंड ही वॉज इमेशिएटेड, वो गरीब था और बहुत कमज़ोर था, बट ही वॉज रेजोल्यूट, लेकिन वो दृढ़ निश्चय वाला था। उसकी विल पावर जो थी, डिटर्मिनेशन जो थी राजकुमार शुक्ला प्रेजेंट की, दैट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ला जो होते हैं वो गांधी जी को बोलते हैं कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, यू फिक्स अ डेट, आप एक डेट फिक्स कीजिए जब आप मेरे साथ जो है चंपारण चलेंगे टू मीट द पुअर एंड टॉर्चर्ड पेजेंट्स। तो फिर गांधी जी काफ़ी इम्प्रेस हुए। ठीक है, तो गांधी जी ने उससे कहा कि ठीक है, मैं कैलकाटा जा रहा हूँ, आप इस डेट को आइए, वहाँ मिलिए और फिर हम वहाँ से चलते हैं, चंपारण चलते हैं। रास्ते में जो जो जगहें जानी है, अटेंड करनी है, हम वहाँ जाएंगे एंड देन वी विल गो। तो वो वहाँ गए और फिर उसके बाद जो है रास्ते में एक रात को शुक्ला जी जो हैं जब पटना के लिए जा रहे थे वो लोग, मतलब रास्ते में पटना आया, तो रास्ते में वो राजेंद्र प्रसाद शर्मा के घर रुके। उस समय राजेंद्र प्रसाद शर्मा जो थे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, जो कि बाद में आपको पता है देश के भी प्रेसिडेंट बने। तो राजेंद्र प्रसाद के घर रुके। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो लॉयर भी थे। ठीक है, तो उस समय वो अपने घर पे नहीं थे, तो उनका जो नौकर था, राजेंद्र प्रसाद जी का जो नौकर था, उनको लगा कि गांधी जी भी कोई किसान है, क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे कि वो आता रहता है, ये जो किसान है ये अक्सर आता है और मेरे मालिक जो हैं राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को तंग करता रहता है कि भाई चल कर के चंपारण में जो शेयर क्रॉपिंग वाले बेचारे किसान हैं उनकी मदद करो, उनकी मदद करो। तो उसको पता था नौकर को कि ये जो फार्मर है राजकुमार शुक्ला, ये बहुत पेस्टर करता रहता है। पेस्टर इज़ तंग करना, मेरे मालिक को तंग करता है, तो ये जो इसके साथ आए हैं मतलब गांधी जी, ये भी किसान ही होंगे। तो उन्होंने उसको सोचा कि ये अनटचेबल है, अछूत है, नीची जाति का है और इनको जो है कुएं में से पानी नहीं लेने देना। तो उन्होंने गांधी जी को कुएं से पानी नहीं लेने दिया। और राइट, तो फिर गांधी जी ने उसके बाद जो है मुजफ्फरपुर जाना था पटना के बाद। राइट, वहाँ पर जो है वो एक टीचर के घर रुके, प्रोफेसर के घर। उनका नाम था प्रोफेसर मलकानी। और उन दिनों में गांव के जो लोग थे, चाहे वो प्रोफेसर ही क्यों ना हो, पढ़े लिखे प्रोफेसर होते हैं, टीचर्स आर वेरी एजुकेटेड पीपल, तो वो प्रोफेसर तक भी जो हैं ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहते थे, नहीं अपने घर में रखना चाहते थे, जो होम रूल, स्वराज मांग रहे थे। तो गांधी जी क्योंकि एक वकील भी थे और एक नेता भी थे कांग्रेस के, और वो स्वराज होम रूल की बात कर रहे थे, तो हैरानी की बात थी कि प्रोफेसर मलकानी ने उस रात उनको अपने घर में शरण दी, हॉस्पिटैलिटी की। तो दिस वॉज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि उन दिनों में गांव वाले ऐसे लोगों से सिंपैथी नहीं रखते थे, इस डर के मारे कि ब्रिटिशर्स कहीं उन्हें कोई सज़ा ना दे दें या उनके ऊपर कोई आँच ना आ जाए। दे शुड नॉट फॉल इनटू एनी ट्रबल और इनटू एनी डिफ़िकल्टी, सो दे डिड नॉट वांट टू सपोर्ट पीपल हु वर ऑलरेडी सपोर्टिंग द कॉज ऑफ होम रूल। ठीक है, तो हैरानी की बात थी कि गांधी जी को उन्होंने रात को अपने घर में शरण दी थी। उसके बाद क्या होता है कि गांधी जी जो थे वो जाते हैं मुजफ्फरपुर से चंपारण जाते हैं, तब तक गांव में आग की तरह ये खबर फैल जाती है कि एक महात्मा हैं जो आए हैं और वो किसानों के, जो ये शेयर क्रॉपिंग करते हैं, जो बेचारे बहुत ही ख़राब हालात में हैं, 15% शेयर जो है रेंट में चला जाता है, एग्रीमेंट है, वैसे ही कमाई कम है, इतना टॉर्चर है, राइट, तो ब्रिटिशर्स का इतना अत्याचार है, तो उन सब के हित के बारे में बात करने के लिए एक महात्मा आया है और उनको देखने के लिए जो हैं उनके बारे में पूरी खबर फैल गई। जब गांव में ये खबर फैली चंपारण में, तो चंपारण के जो वकील थे ऑलरेडी, जो वहाँ किसानों के केसेस देख रहे थे, वो गांधी जी से मिलने आए और उन्होंने गांधी जी को बताया कि देखिए सर, हम ऑलरेडी ये केस लड़ रहे हैं और ये अमाउंट है फ़ीस का जो हम चार्ज करते हैं। तो गांधी जी ने जब वो फ़ीस सुनी तो गांधी जी हैरान रह गए। गांधी जी को लगा कि ये लॉयर्स तो इन बेचारे किसानों को लूट रहे हैं और उनको कोई भी हक नहीं दिला रहे हैं, उनके बेनिफिट की कोई भी बात वो कोर्ट में नहीं कर रहे हैं, राइट। तो गांधी जी ने उनको चाइड किया, CHID, chided इज़ लाइक डांटना, स्कोल्डिंग। सो गांधी जी scolded the lawyers and told them कि there is no benefit of taking their cases to court when they are so oppressed, so tortured and when they are so marginalized, राइट। उन्होंने कहा कि जब ये किसान बेचारे इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इतने टॉर्चर में हैं, तो इनका केस ब्रिटिश कोर्ट में लेकर जाना इज़ ऑफ नो यूज़, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा एंड
लॉयर्स भी उनका खून चूस रहे थे बाय चार्जिंग देम सच हैप्टी अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट की फ़ीस चार्ज करके। तो फिर उसके बाद क्या था कि उनको पता चला, उनको बताया गया, मतलब गांधी जी ने पूरा डेटा इकट्ठा किया, उनको पता चला कि वहाँ की चंपारण की जो भी अरेबल लैंड थी, मतलब जिस पे जिस पे कोई चीज़ उगाई जा सकती थी, उपजाऊ भूमि थी जो, मतलब उसको ऐसे हिस्सों में बांटा हुआ था और उसमें से जो है सभी को, सारे फार्मर्स को इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी और उसकी जो सारी पैदावार थी, सारी प्रोड्यूस थी, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रेंट का देना पड़ता था एंड 15% तो एज पर एग्रीमेंट देना ही पड़ता था। तो ये अरेंजमेंट जब उनको पता चला कि वेरी बैड स्टेट देवर इन। अच्छा, अब एक नई डेवलपमेंट होती है यहाँ पे। होता क्या है कि जर्मनी में इंडिगो बनाने का एक सिंथेटिक तरीका उन्होंने निकाल लिया, मतलब मशीन में उन्होंने इंडिगो को बनाने का एक तरीका निकाल लिया। अब क्योंकि मशीन से ये मैन्युफैक्चरिंग होनी थी तो इंसानों वाला प्रोसेस की तो कोई वैल्यू रह नहीं गई थी, क्योंकि इंसान वाला जो प्रोसेस है, पहले आप ज़मीन जोतोगे, बीज बोओगे, पानी दोगे, पौधा आएगा, उसको बड़ा करोगे, कीड़ों से बचाओगे, फिर वो उसमें से जो फूल निकलेगा उसको एक्सट्रैक्ट करोगे, फिर उसकी फॉर्म चेंज करोगे तो आपकी प्रोड्यूस निकलेगी। लेकिन मशीन में तो फटाफट मशीन में तो आर्टिफिशियल तरीके से 2-3 केमिकल डाले और चीज़ बन गई, राइट। तो अब इंडिगो के रेट जाने वाले थे डाउन, क्योंकि इंडिगो की प्रोड्यूस तो सीधा कारखानों में होने वाली थी, इंसानों की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो वहाँ जो लैंडलॉर्ड्स थे, ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज़ जो थे वो बड़े चालाक थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है, वो जो एग्रीमेंट था इतने साल पुराना वाला, हम क्या करेंगे, उस एग्रीमेंट को आपको उससे बरी कर देंगे, मुक्त कर देंगे, फ्री कर देंगे। वी विल सेट यू फ्री फ्रॉम दैट एग्रीमेंट, अगर आप वो जो 15% की जगह पे हमें इतना, मतलब बहुत सारा अमाउंट बड़ा सा बना दिया कि इतने पैसे आप हमें दे दो एंड वी विल फ्री यू ऑफ दैट एग्रीमेंट। फिर आपको ना हमें 15% देने की ज़रूरत नहीं है, रेंट भी देने की ज़रूरत नहीं है, यू विल बी अ फ्री मैन। तो आपको इंडिगो की हार्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, खेती नहीं करनी पड़ेगी। तो कुछ तो बेचारे सीधे साधे किसान, उनको लगा हाँ ये तो हमारा बेनिफिट है, वाओ वाओ, मतलब हम इतने पैसे दे के बच तो जाएंगे ना, बहुत सारे सालों से देते आ रहे हैं और आगे सालों में नहीं देना पड़ेगा, जो भी खेती होगी हम खुद करेंगे और कमाएंगे, उनको लगा। तो कुछ लोगों ने तो वो बड़ा अमाउंट अंग्रेज़ों को, लैंडलॉर्ड्स को दे दिया और कुछ ने नहीं दिया, कुछ ने कहा नहीं हम नहीं दे पाएंगे, उन्होंने साइन नहीं किया। तो जिन्होंने साइन नहीं किया उनको मनाने के लिए जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ज़मींदार थे, योमेन थे, उन्होंने गूंज हायर कर लिए, गुंडे हायर कर लिए, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जोर लगा करके। लेकिन फिर भी जो कुछ नहीं माने तो उनकी बात गांधी जी तक पहुंची। जब गांधी जी को ये बात पता चली तो उन्होंने उनको, बाकी किसानों को बताया कि भाई जर्मनी में इस तरह से सिंथेटिक इंडिगो अब बनेगा। तो दे फेल्ट चीटेड, किसानों को लगा ये तो बहुत बड़ी चीटिंग है, जब अब बिकेगा ही नहीं इंडिगो, बिकॉज मशीन से बनने वाला है और खेती उसकी होगी ही नहीं, तो हम कहाँ से बरी हुए, क्योंकि अब मतलब हमें क्या फ्री करें, अब तो हमें खेती, इसकी खेती वैसे ही बंद हो जाएगी, तो हमें क्या फ्री किया। तो उन्होंने कहा हमें अपने पैसे वापस चाहिए, तो केस बन गया, राइट। तो गांधी जी जो थे, जब उनको इस बारे में पता चला तो सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो थे, जो ज़मींदार थे, उनकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिले। उनके सेक्रेटरी ने कहा आप यहाँ से चले जाइए, आप तो आउटसाइडर हैं, बाहर के हैं, मैं आपको कोई भी जानकारी नहीं दूंगा, ना ही आपसे बात करूँगा। अब गांधी जी जो थे उनको थोड़ा सा अजीब तो लगा। फिर गांधी जी जो थे वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के कमिश्नर से मिलने गए। उन्होंने सेक्रेटरी की बात सुन ली और फिर वो कमिश्नर से मिलने गए। तो कमिश्नर जो थे तिरहुत में थे, तिरहुत एक नगर नाम की जगह थी वहाँ चंपारण में। तो तिरहुत में गए और तिरहुत में जो कमिश्नर था उन्होंने उनको नोटिस भेज दिया कि आप यहाँ से इम्मीडिएटली, जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाइए, ठीक है। तो लेकिन गांधी जी वहाँ से नहीं गए। अब चंपारण की जो कैपिटल थी दैट वाज मोतीहारी। अब मोतीहारी में वो थे और उन्होंने वहाँ से नहीं जाने के लिए मना कर दिया। वहाँ उनको न्यूज़ मिली अगले दिन कि किसी एक फार्मर को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। तो अगले दिन सुबह वो हाथी की बैक पर बैठकर देखने के लिए गए कि क्या हुआ है, किस किसान के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। लेकिन जैसे ही वो रास्ते में जाने लगे उनको एक नोटिस आया, सम्मन आया। उन्होंने वो नोटिस खोला, उसमें लिखा था कि आप अभी के अभी यहाँ से चले जाइए, चंपारण छोड़िए और चले जाइए यहाँ से। अब गांधी जी ने उसको साइन कर दिया कि ठीक है मुझे ये नोटिस मिल गया है, और उन्होंने उसमें लिख दिया कि मैं आई विल नॉट कंप्लाई विद दिस ऑर्डर, मैं ये ऑर्डर नहीं मानूंगा और मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब जब ऐसा हुआ तो अगली सुबह जो है उनको कोर्ट से नोटिस आ गया, कोर्ट से सम्मन आ गया कि वे कोर्ट में आ जाएं।
और उस रात गांधी जी नहीं सोए। उस रात गांधी जी ने एक लेटर राजेंद्र प्रसाद जी को लिखा और उनको कहा कि उनके जो भी इन्फ्लुएंशियल दोस्त हैं, जो भी बड़े बड़े लॉयर्स हैं, नामी गिरामी कनेक्शंस वाले बड़े लोग हैं, उनको लेकर इकट्ठा करके वो आ जाएं, वहाँ पर चंपारण में आ जाएं। ठीक है, और उन्होंने पूरी एक रिपोर्ट वायसराय को भी भेज दी, क्योंकि गांधी जी को समझ आ गया था कि कोर्ट बुलाया है, मीन्स सम ट्रबल विल बी देयर द नेक्स्ट डे। ऑलराइट, तो अगली सुबह ना सिर्फ वो वकील बल्कि सारे किसान भी गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए कोर्ट में पहुंच गए, और पूरा कोर्ट जो था वो खचाखच हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेजेंट्स एंड फार्मर्स से भर गया। अब पुलिस ऑफिशियल्स कम, राइट, कोर्ट के ऑफिशियल्स कम, और पेजेंट्स फार्मर्स जो इकट्ठे हो गए, मतलब पंजा जो था वो मुट्ठी बन गया। लोग जो हैं डिफरेंट फिंगर्स की जगह एक मुट्ठी हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, लॉट ऑफ पीपल वर देयर, और गांधी जी को सपोर्ट मिल गया। तो अब उनके लिए डिफ़िकल्ट हो गया। अब वो ऑफिशियल जो थे उन्होंने गांधी जी से ही रिक्वेस्ट की कि वो उनकी मदद करें इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अगर नहीं करते तो वो भीड़ तो कुछ भी कर सकती थी, कोर्ट को ही डिमोलिश कर सकती थी, पुलिस को भी मार सकती थी, क्योंकि पुलिस मैन वर फ्यू, देयर वर वेरी फ्यू पीपल इन द कोर्ट, और उसके कंपैरिजन में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेजेंट्स एंड लॉयर्स हैड गैदर्ड टू सपोर्ट गांधी जी। गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए हज़ारों लोग आ गए थे। गांधी जी भी बहुत ही पोलाइट एंड हम्बल आदमी थे, तो गांधी जी ने बड़े ही पोलाइटली और हम्बल तरीके से उन सभी पेजेंट्स को कहा कि वो कोई भी उपद्रव ना करें, कोई भी राइट ना करें, कोई भी अनलॉफुल चीज़ ना करें, गैर कानूनी चीज़ ना करें और शांत रहें। और इस तरह से गांधी जी ने दिखा दिया कि अगर जो है उंगलियां मिलकर मुट्ठी बन जाए तो वो ताकत क्या हो सकती है। यानी कि इंडियन लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो पल में ही ब्रिटिशर्स जो थे उनको मज़ा चखा सकते थे और उनको डिफीट कर सकते थे, हरा सकते थे। तो दैट वाज द फर्स्ट शोकेस ऑफ पावर ऑफ पीपल व्हेन दे यूनाइट टुगेदर। ऑलराइट, तो फिर गांधी जी से कोर्ट में पूछा गया, उसके बाद जो है प्रोसीडिंग चली। ठीक है, तो वो जब भीड़ थोड़ी शांत हो गई तो गांधी जी से पूछा गया कि उन्होंने वो ऑर्डर क्यों नहीं माना। तो गांधी जी ने कहा कि आई वॉज इन अ डिलेमा, आई वॉज इन कॉन्फ्लिक्ट, मैं एक द्वंद्व में था। ऐसा नहीं है कि मैं कानून नहीं मानना चाहता था या मैं आपका आदेश और ऑर्डर डिसोबे करना चाहता था, बट एक तरफ ये ऑर्डर था और दूसरी तरफ भगवान की बनाई इंसानियत जो मुझे बुला रही थी उन किसानों की मदद करने के लिए जो बेचारे ओप्रेस्ड थे, टॉर्चर्ड थे और इन ट्रबल थे। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा मेरे अंदर ये द्वंद्व था, देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट, ये करूं या ये करूं, ये ऑर्डर मानूं या इंसानियत के नाते, भगवान की बनाई सृष्टि का भला करने के नाते मैं उनकी मदद करूं जो बेचारे ओप्रेस्ड हैं। मैं इस वजह से नहीं कर पाया और मैं मानता हूं, ही प्लीड्स गिल्टी, ही सेज मैं मानता हूं दैट आई एम गिल्टी ऑफ दिस क्राइम, मैंने ये गलती की है, आप मेरी सज़ा मुकर्रर करें, यू टेल मी द पनिशमेंट एंड आई विल सर्व दैट पनिशमेंट, मैं वो सज़ा को मानने को तैयार हूँ। ठीक है, तो जो मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने कहा कि ठीक है अभी मैं 2 घंटे में आपकी सज़ा सुनाऊंगा, आप 2 घंटे के लिए 120 मिनट्स के लिए आप अपनी बेल भर दीजिए। तो गांधी जी ने कहा नहीं, आई विल नॉट फाइल फॉर बेल, आई विल नॉट डू दैट। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है अभी आप जाइए, तो मैं अपना फैसला सुनाऊंगा कुछ दिनों में। राइट, और फिर गांधी जी का ये सपोर्ट देखकर और उनका ये एटीट्यूड देखकर कि ना तो वो डर रहे थे, ना वो भाग रहे थे और ना ही वो गैर कानूनी काम कर रहे थे। सबसे बड़ी बात है वो कोई भी नॉन वायलेंस, अहिंसा का काम नहीं कर रहे थे कि उनको अरेस्ट किया जाए। तो फिर मैजिस्ट्रेट ने भी कंसल्ट किया दूसरे जजेस से और दूसरे अपने हायर ऑफिशियल से, और फिर बाद में उन्होंने केस ही ड्रॉप कर दिया। पहले तो कुछ दिन तक उन्होंने कोई सज़ा नहीं सुनाई, उन्होंने कहा ठीक है यू आर फ्री, आप आज़ाद हैं, आप चंपारण में जो भी आप अपना काम करने आए यू कैन अटेंड टू दैट वर्क। एंड फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद उन्होंने वो केस ही ड्रॉप कर दिया। ठीक है, सो दैट इज़ द पावर ऑफ ट्रूथ, पावर ऑफ नॉन वायलेंस, पावर ऑफ यूनाइटिंग टुगेदर, ये होती है ताकत, और यही थी सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद क्या होता है या तो इसके बाद जो है हाँ, उसके बाद गांधी जी बाहर आते हैं कोर्ट से, और फिर वो जो बाकी के लॉयर्स थे जो राजेंद्र प्रसाद के साथ थे, गांधी जी उनसे पूछते हैं अगर मुझे जेल हो जाती तो आप लोग क्या करते। उन्होंने कहा हम तो आपको ही सलाह देने आए थे, आपके लिए आए थे, अगर आप जेल चले जाते तो हम लोग वापस चले जाते। तो गांधी जी ने पूछा कि फिर उन बेचारे किसानों का क्या जिनका केस आप लड़ रहे थे।
इस क्वेश्चन पे लॉयर्स फिर से आपस में कंसल्ट करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और वो कहते हैं कि सही कह रहे हैं। और वो सोचते हैं कि ये इंसान मतलब गांधी जी, ये इंसान जो ना तो यहाँ का रहने वाला है, ना चंपारण का है, ना बिहार का है, ना हमारा दोस्त है, ना इनका लॉयर है कि पैसे लिए हों, ये इंसान इन किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। जबकि हम जो इन किसानों के बिल्कुल पास रहते हैं, इनके ही प्रोविंस में, इनके ही क्षेत्र में रहते हैं, इनके भाई बंधु हैं, इनसे पैसे लिए हैं, हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इनके लिए क्या कुछ नहीं करेंगे? तो फिर अगर हम यहाँ से चले जाते हैं गांधी जी को छोड़कर, तो ये बहुत ही शेमफुल डेजर्शन होगा, बहुत ही शर्मनाक घटना होगी और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो गांधी जी को कहते हैं कि ठीक है, हम लोग भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो गांधी जी कहते हैं नाउ द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन। गांधी जी कहते हैं तो अब हम आधी लड़ाई जीत चुके हैं। जो चंपारण की ये जो हमारी जंग है, ये हम जीत चुके हैं, क्योंकि अब सभी तैयार थे अपना सर कलम कराने के लिए, देश के लिए पनाह होने के लिए। दे वर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ्स, राइट। तो गांधी जी ने उसके बाद एक प्लान बनाया कि अगर मुझे जेल हो जाती है तो किस दिन कितने लॉयर्स कहाँ इकट्ठा होंगे और कहाँ से सरेंडर करेंगे, और फिर उसके 5 दिन बाद कौन से लॉयर्स कहाँ से सरेंडर करेंगे। इस तरह से वो एक प्लान चार्ट आउट कर देते हैं और वो लॉयर्स को दे देते हैं, ठीक है, कि आप सभी तैयार रहिए अरेस्ट होने के लिए। उसके बाद काफ़ी दिनों बाद गांधी जी को पता चलता है कि केस ही ड्रॉप कर दिया गया है, केस ख़त्म हो गया है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, जून में उसी साल अभी जो प्रोटेस्ट होती है, जो लैंडलॉर्ड्स की और जो किसानों के बीच में जो झगड़ा होता है, वो सब चल रहा होता है। तो जून में गांधी जी को सर एडवर्ड गेट नाम के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, एलजी होते हैं, जैसे दिल्ली में एलजी हैं आपको पता है, इसी तरह वहाँ के जो एलजी होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो गांधी जी को बुलाते हैं। उनके साथ उनकी 4 मीटिंग होती हैं, 4 इंटरव्यूज़ होते हैं, और फिर उस 4 मीटिंग्स के बाद ये डिसाइड होता है, मतलब गांधी जी बताते हैं कि इस तरह से टॉर्चर हुआ है सभी किसानों के साथ, उनको चीट किया गया है, उनसे इस तरह से और पैसे ले लिए गए हैं कि उनको अग्रीमेंट से बरी किया जाएगा, इंडिगो की खेती का जो अग्रीमेंट था। तो फिर एलजी कहते हैं ठीक है, एक इंक्वायरी कमीशन बिठाते हैं, एक समिति बिठाते हैं और इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, जांच करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितने किसानों से कितने पैसे लिए, क्या वाकई लिए हैं या नहीं लिए हैं, और अब देने हैं तो कितने पैसे देने हैं, क्या वाकई कोई चीटिंग या फ्रॉड हुआ है या ऐसे ही मतलब प्रोटेस्ट झूठी है। तो इसके लिए वो एक समिति बनाते हैं, जांच समिति, इन्वेस्टिगेशन कमेटी। तो इन्वेस्टिगेशन कमेटी के अंदर लैंडलॉर्ड्स होते हैं, ब्रिटिशमैन, गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, गांधी जी होते हैं जो उन सारे वकीलों का एक लॉयर होते हैं। अब सारे एविडेंस गैदर होते हैं, सारे सबूत इकट्ठा किए जाते हैं, तो पता चलता है यस चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुआ है, प्रॉब्लम है। तो अब इसमें क्या होता है कि उसके बाद सेटलमेंट के लिए बैठते हैं, ठीक है, 7 महीने के बाद ये सब होता है और लगभग साल निकल जाता है। उसके बाद जो है सेटलमेंट के लिए बैठते हैं। गांधी जी से पूछा जाता है कि वो रीपेमेंट कितनी चाहते हैं, जो ये चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुई है, जितने भी लाख का हुआ है उसमें कितना पैसा वो चाहते हैं कि वापस हो। तो गांधी जी कहते हैं 50%। सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो सोचते थे कि गांधी जी कहेंगे कि सारे का सारा पैसा चाहिए, बट गांधी जी कहते हैं हमें सिर्फ 50% चाहिए। अब landlords, they were very clever. English people are always clever, right? Britishers were very smart. So they say we will pay you only 25%. Yeah. So they Britishers were very smart. So they say we will not pay you 50%, but we will give you 25%. हम आपको 1/4 हिस्सा देंगे। लेकिन गांधी जी उस पर भी अग्री कर जाते हैं और गांधी जी जो होते हैं वो उसको एज अ डील ब्रेकर प्रॉब्लम में नहीं आने देते हैं, नहीं सेटल। तो बाद में उनसे पूछा जाता है कि ओनली 25% गांधी जी ने क्यों सेटल किया, बिकॉज उस टाइम वो पावर में थे और वो जो भी कहते उसी तरह से झुकाया जा सकता था। बट गांधी जी ने कहा यहाँ पैसे की बात नहीं है, यहाँ उनकी जो ताकत है, उनका जो ईगो है, घमंड है, प्रेस्टीज है, जो अभी तक ये था कि वही कंट्रोल में है लैंडलॉर्ड्स और वो बेचारे एक साइड जो हैं ओप्रेस्ड रिसीविंग एंड पे फार्मर्स हैं, उस प्रैक्टिस को ख़त्म करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। वो उनका झुकना, उनके घमंड को तोड़ना और ये समझना कि किसानों के भी कोई हक हैं और उनके लिए भी कोई खड़ा हो सकता है और उनके लिए भी कोई कोर्ट में आवाज़ उठा के कोई बेनिफिट, कोई जस्टिस, कोई न्याय ले सकता है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था रादर दैन मनी, राइट।
समझ आया? तो गांधी जी ने ये बात कही और फिर 25% पे अग्री करके उस सेटलमेंट को ख़त्म कर दिया, ना कि वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करी। ठीक है, तो उसके कुछ साल बाद जो है जब हमें आज़ादी मिली तो सारे ब्रिटिशर्स चले गए, इंडिगो की प्रैक्टिस भी ख़त्म हो गई, जो लैंड्स थी वो वापस किसानों को मिल गई। धीरे धीरे थिंग्स केम बैक टू नॉर्मल इन चंपारण। अच्छा, इसके बाद गांधी जी जब चंपारण में काम कर रहे थे, उन्होंने देखा वहाँ बहुत बीमारी है, बहुत गरीबी है, बहुत अस्वच्छता है, अनक्लीनलीनेस है। ठीक है, बहुत गंदगी थी वहाँ, बीमारियाँ थी। तो गांधी जी ने अपने बेटे देवदास को आश्रम से बुला लिया गुजरात से, अपनी मिसेस कस्तूरबा को भी बुला लिया। उन्होंने टीचर्स को भी जो है रिक्वेस्ट किया कि दे शुड कम एंड जॉइन हिम इन हिज सर्विसेज। उन्होंने डॉक्टर्स से भी कहा कि उनको वहाँ चंपारण में इंटर्नशिप करनी चाहिए, एंड दे शुड एजुकेट द पुअर पीपल अबाउट क्लीनलीनेस, राइट, एंड हाइजीन। तो फिर उसके बाद गांधी जी ने वहाँ पर फ्री में मेडिसिन भी बांटी, कैस्टर ऑयल, ऑइंटमेंट, जो त्वचा पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब लगाते हैं, और उसके अलावा मलेरिया के लिए कुनीन नाम की मेडिसिन वगैरह भी दी। लोगों को अवेयर कराया कि साफ़ कपड़े पहने, साफ़ सफाई करें। कस्तूरबा ने भी औरतों को समझाया कि साफ़ कपड़े पहने, धोकर पहने, राइट, बिकॉज क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, राइट। तो स्वच्छता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लीनलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेन हाइजीन। तो गांधी जी ने वो मिशन चलाया वहाँ पर चंपारण में, टू एजुकेट पीपल एंड टू इराडिकेट डिजीज़ेस एंड पावर्टी, ऑलराइट। तो उसके बाद जो है गांधी जी बड़े एक्टिव थे, तब भी वो गुजरात में आश्रम में भी लिख कर लेटर्स लिख कर सारे अकाउंट वगैरह के डिटेल्स लेते रहते थे। वहाँ एक साल रहे या ज़्यादा रहे, ठीक है। और उसके बाद जो है लेसन में जो राइटर हैं, ऑथर हैं लुईस फिशर, वो कहते हैं कि ये जो था ये चंपारण एपिसोड गांधी जी के जीवन में लाइफ टर्निंग एपिसोड था, उनका जीवन बदल गया। इसके बाद गांधी जी ने कहा कि मैं इससे पहले, इस इंसिडेंट से पहले, घटना से पहले, ये जो सिविल डिसोबीडियंस थी इस चंपारण में, इससे पहले मैं एक साधारण इंसान था। ओके, मैं एक बहुत ही साधारण इंसान था, और इसके बाद जो है मुझे ये समझ आ गया कि ब्रिटिश अंग्रेज़ जो हैं वो मेरे ही क्षेत्र में आकर मुझे जो हैं ये नहीं आदेश दे सकते थे कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो मतलब मैं आज़ाद हूँ, मैं स्वेच्छा से, विद माई ओन विल, विद माई ओन थाट्स, आई कैन डिसाइड फॉर माई सेल्फ, एंड ब्रिटिशर्स कैन नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। ठीक है, तो इसके बाद आखिरी में लेसन ख़त्म होने से पहले एक पैराग्राफ और आता है। तो उससे पहले उसमें ये होता है कि चार्ल्स प्रियर एंड्रयूज़ नाम के एक इंग्लिशमैन होते हैं, जो महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर होते हैं। वो फिजी आइलैंड जा रहे होते हैं, तो वो गांधी जी को फेयरवेल मांग रहे होते हैं कि ठीक है सर, मैं चलता हूँ। तो जो लॉयर्स होते हैं गांधी जी के, वो कहते हैं सर इसे रोक लो, इसको कहो कि हमारी मूवमेंट में, आज़ादी की मूवमेंट में हमें सपोर्ट करे। तो गांधी जी बोलते हैं कि जस्ट बिकॉज ही इज़ फेयर, ये अंग्रेज़ है, गोरा है, इसकी चमड़ी सफ़ेद है, ही इज़ अ फॉरनर, और ये आपको जो है सपोर्ट करेगा, तो आपको लगता है आपका जो आंदोलन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये नोशन आपका बहुत गलत है। एंड यू शुड ऑलवेज सेल्फ रिलाई ऑन योर सेल्फ फॉर फ्रीडम। आपको अपने पे डिपेंड होना चाहिए, ना कि दूसरे पे, और ना ये सोचना चाहिए, ये बड़ी वीक थॉट है आपकी, बहुत कमज़ोर थॉट है ये सोचना कि अंग्रेज़ आपको फेवर करेगा तो यू विल विन द बैटल, एंड अदरवाइज़ यू विल नॉट विन द बैटल। तो जो अपने राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने कहा कि गांधी जी ने हमारा दिमाग बिल्कुल ठीक से पढ़ लिया है, और गांधी जी समझ गए हैं। ठीक है, तो गांधी जी चार्ल्स एंड्रयूज़ को नहीं रोकते, एंड चार्ल्स एंड्रयूज़ उसके बाद जो है चले जाते हैं फिजी आइलैंड। तो इस तरह से गांधी जी ने इंडियन इंडिपेंडेंस में, आज़ाद भारत की जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई थी, उसमें सभी लोगों को सेल्फ रिलायंस, अपने पे निर्भर, आत्मनिर्भर बनने का लेसन दिया। और इस तरह से उन्होंने शेयर क्रॉपर्स को भी एक साथ इकट्ठा किया और उनका हक दिलाया। Alright, that's it. The lesson ends there. In my next video, इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगी to discuss the question answer of this lesson. ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए, you can like it, subscribe it, and if you have any queries, you can write in the comment box. Alright, till then, I'm signing off. I'm your teacher, Rashmeet Kaur. Goodbye, take care, and stay healthy. Stay tuned.